हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वर्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो होगा हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के रेट को इतना इंक्रीज कैसे कर देते हैं, पहला। सेकंड में डिस्कस करने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, प्लस उसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं के एम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल कन्वर्जन। एंजाइम किसी भी केमिकल कन्वर्जन को इतना हाई रेट से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास इस चीज को समझने के लिए हमें इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस को, यानी कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, इनटू प्रोडक्ट। यहां पर वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि एनर्जी जो किसी भी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। अब देखो बेटा, हमारे पास जब कोई भी एंजाइम किसी रिएक्शन को कैरी आउट करता है तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत कम टाइम के लिए बनता है। सो व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो बेटा, the difference in the energy level of substrate and the transition state structure is known as activation energy। तो हमारे पास सबस्ट्रेट और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, ये हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना ही पड़ेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, वाई एक्सिस पर एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। So the energy required to convert a substrate into enzyme substrate complex, उसको बोल दो एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर एंड द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो बेटा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जब किसी भी रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं है। अब देखो, हमारे पास अगर सबस्ट्रेट को उतनी एनर्जी मिल गई तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और फाइनली सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इनटू द प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम ऐड कर देते हैं तो एंजाइम के पास होती है एक्टिव साइट। उनकी एक्टिव साइट के अंदर कुछ ऐसे आयंस या फिर फ्री ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। सो जब हमारे पास एंजाइम आया तो ये रह गई एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी कि अब सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए सिर्फ इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो देखो बेटा, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी कारण से कुछ ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्शन का रेट जो होता है वो लो होता है। लेकिन जैसे ही आपने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, हमारा लिविंग सिस्टम कम एनर्जी को इजीली प्रोवाइड कर सकता है। सो कम एनर्जी के अंदर अब क्या होगा, मोर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, क्योंकि एंजाइम्स ने दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया है। सो देखो क्या होगा, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। आवर लिविंग सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारा लिविंग सिस्टम इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। अवर लिविंग सिस्टम कैन प्रोवाइड दिस लोअर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी very easily,
सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इसी कारण से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन का रेट इतना हाई कैसे कर देते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कैसे डिक्रीज होता है, एंजाइम्स के पास होती है एक्टिव साइट, उन एक्टिव साइट्स में होते हैं कोई ना कोई फ्री ग्रुप या केमिकल ग्रुप जो कि क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनको हम इसी ग्राफ से समझते हैं। मान लो एक्स एक्सिस पर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास ये थी एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अगर रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम होती है, मतलब सबस्ट्रेट से एनर्जी बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन सबस्ट्रेट, मींस द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जिस भी बीकर में आप ये रिएक्शन कैरी आउट करवाओगे, वो बीकर आपका गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हुई है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो दूसरे रिएक्शन होते हैं उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर देखो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन हुई, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अब यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, मींस जो प्रोडक्ट बना तो उसने इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो क्या हुआ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी, मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो जिस भी बीकर में आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करोगे, वो बीकर ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये हमारे पास हुआ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है इस लेक्चर का, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा हमारे पास टेम्परेचर। सो देखो, ईच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जितने भी एंजाइम होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। अगर इसको हम एक ग्राफ से समझे, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर है हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो जब टेम्परेचर बेटा कम है तो देखो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम है। जैसे आपने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, और टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। इस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है उसको बोला ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन आप अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो देखो एंजाइम की जो है एक्टिविटी वो डिक्रीज होती जा रही है। सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीजेज। तो क्या समझ आया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, उससे टेम्परेचर को कम करोगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है जरा इसको समझते हैं। सो एंजाइम फंक्शंस इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम जो है बहुत कम नैरो रेंज के अंदर ही अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? एट लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। भाई लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज एट लो टेम्परेचर द प्रोटीन चेन्स कैन नॉट परफॉर्म मूवमेंट। भाई लो टेम्परेचर पर प्रोटीन की चेन्स मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती एंड आर अनेबल टू ग्रैब द सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट को टाइटली होल्ड करने में अनेबल होते हैं, जिसके कारण इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। वाइल एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने वाली है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर बॉन्ड्स टूट गए तो एंजाइम किस चीज का बना हुआ है बेटा, प्रोटीन्स का। प्रोटीन के बॉन्ड टूट गए तो टर्शरी स्ट्रक्चर का लॉस हो जाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर का लॉस हो गया तो एक्टिव साइट जो थी एंजाइम की उसका स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। देयरफॉर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम गेट्स डिस्ट्रॉयड, मींस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे ही बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है, स्ट्रक्चर का लॉस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब जैसे ही डीनेचुरेशन हुआ, एक्टिव साइट भी नहीं है, और एंजाइम के पास अगर एक्टिव साइट ही नहीं है तो वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब सिमिलरली बेटा हमारे पास सेकंड फैक्टर होता है पीएच। अब देखो, जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्टिविटी मैक्सिमम थी, वैसे ही एक पर्टिकुलर पीएच पर
एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस पीएच को बोला जाता है ऑप्टिमम पीएच। अब अगर उस पीएच से हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर पीएच को डिक्रीज करेंगे तब भी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। सो एंजाइम जनरली फंक्शंस इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच, पीएच की भी नैरो रेंज में काम करते हैं। ईच एंजाइम शोज इज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। अब इसका रीजन क्या होगा बेटा, आप जैसे ही पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हो, हमारे प्रोटीन्स के अंदर जो आयनिक बॉन्ड बने हुए थे पीएच के कारण, एक पर्टिकुलर पीएच के कारण, उन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो आयनिक बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन जैसे ही होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर का लॉस होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर का लॉस होगा, लॉस हो जाएगा एक्टिव साइट का, और जैसे ही एक्टिव साइट का लॉस होगा एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज होने पर भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो चेंज होती है। इसको समझने के लिए बेटा आप पहले इस ग्राफ को समझिए। एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि आप रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को धीरे धीरे रिएक्शन के अंदर ऐड करते जा रहे हो, और वाई एक्सिस पर गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, किस वेलोसिटी से रिएक्शन हो रही है। तो देखो बेटा, जब यहां पर हमारे पास सबस्ट्रेट जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, जैसे ही आपने थोड़ा सबस्ट्रेट ऐड किया रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ गई, और सबस्ट्रेट ऐड किया रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, बट एट ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, इस सबस्ट्रेट के बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लो एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, एक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है। एंजाइम की एक्टिविटी या फिर रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद। तो क्या पॉइंट होगा हमारे पास, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन अराइजेस एट फर्स्ट, पहले तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, देन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी, देन एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, उससे ज्यादा फर्दर इंक्रीज नहीं होती। द वेलोसिटी इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को और भी बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर, क्योंकि एंजाइम का नंबर कम है। सपोज करो इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम का नंबर कितना था, 5, आपने यहां 5 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ऐड करे तो 5 एंजाइम के साथ क्या बाइंड हो गए, 5 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड हो गए और बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि रिएक्शन चल रही है। लेकिन अगर आप अब रिएक्शन के मॉलिक्यूल का नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कर भी दोगे तो एंजाइम फ्रीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो यहां पर एंजाइम का नंबर लिमिटेड हो गया, जिसके कारण फर्दर सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड नहीं कर सकता और रिएक्शन की वेलोसिटी इतनी ही जा सकती है। तो क्या हो गया हमारे पास, because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule, and after saturation of these enzyme molecule there are no free enzyme to bind the additional substrate molecule। अब कोई फ्री एंजाइम ही नहीं है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। तो जब तक एंजाइम पहले वाले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा। तो एंजाइम का नंबर कम होने के कारण रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लो। अब बेटा यहां पर एक पॉइंट आता है, इसको जरा समझना। ये हमारे पास थी मैक्सिमम वेलोसिटी, सपोज करो ये वेलोसिटी 100 है, आप लोगों को समझाने के लिए इसका हाफ कितना आने वाला है, 50। अगर मैं 50 की स्पीड किस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर आती है इसको कैलकुलेट करूं, सो इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो जाती है। सो ये हमारे पास थी बेटा वी मैक्स, ये हमारे पास है वी मैक्स बाय हाफ, और ये किस कंसंट्रेशन पर आती है, ये सबस्ट्रेट की इस कंसंट्रेशन पर आती है। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाती है उसको बोला जाता है के एम, यानी कि माइकलीज कांस्टेंट। तो क्या होगा, के एम कांस्टेंट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन रीचेस टू हाफ ऑफ मैक्सिमम, वेलोसिटी जो है हाफ ऑफ मैक्सिमम के आधे पर पहुंच गई है सबस्ट्रेट की इस कंसंट्रेशन पर, इज नोन एज माइकलीज कांस्टेंट और केएम कांस्टेंट। सो केएम कांस्टेंट क्या है, ये एक कंसंट्रेशन की सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है सबस्ट्रेट
जो अफेक्ट कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो इसको देखते हैं। चेंज इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में गिव फीडबैक एंड कैन चेंज एक्टिविटी लेवल ऑफ एंजाइम। अगर बेटा हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एंजाइम को जाकर फीडबैक दे तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। चेंज इन एंजाइम कंसंट्रेशन with increase in number of enzyme, number of active site will increase and therefore overall activity of enzyme will increase। जैसे ही आप नंबर बढ़ाओगे एंजाइम्स का, एंजाइम का नंबर बढ़ेगा तो एक्टिव साइट का नंबर बढ़ेगा, और एक्टिव साइट का नंबर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस ग्राफ में देखा था, अगर यहाँ पर आने के बाद इस रिएक्शन में और एंजाइम ऐड कर देंगे, एंजाइम ऐड कर देंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी को फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन कब? जब एंजाइम ऐड करोगे। सो क्या बोला? चेंज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? रिएक्शन की स्पीड चेंज हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इनहिबिटर। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी कुछ ऐसे केमिकल पर भी डिपेंड करती है जिनके लिए एंजाइम सेंसिटिव होता है। When the binding of chemical shut off the activity, the process is called as inhibition। मान लो भाई ये केमिकल जो है एंजाइम के साथ बाइंड होता है और एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देता है, शट ऑफ कर देता है, तो ऐसी प्रोसेस को तो बोलेंगे इनहिबिशन, और केमिकल को क्या बोलने वाले? इनहिबिटर। तो ऐसे केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं उनको इनहिबिटर बोला जाता है। तो यस, इनहिबिटर्स हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, यहां पर कंप्लीट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।